कैसे हो मेरे छोटे भाई लोग। मैं हूं आपका बड़ा भाई किरण रॉय। आज मैं बहुत ही एक मजेदार वीडियो लेके आया हूं आप लोग के पास। कमेंट आया था मेरे पास कि भैया प्लीज मेक अ वीडियो ऑन द साइकोलॉजी बिहाइंड व्हाई द इंडियन सोसाइटी, पेरेंट्स, गवर्नमेंट वांट्स टू गेट अस मैरिड। बहुत ही उम्दा सवाल है, बहुत ही ब्यूटीफुल सवाल है। तो डेफिनेटली इसको मैं डिटेल में मेरा ट्रेडमार्क एनालिसिस देके आप लोग को समझाऊंगा कि बचपन से ही आप लोग देख रहे हो कि आपका पेरेंट्स, आपका सोसाइटी, आपका रिलेटिव्स, यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी सब लोग बोल रहे हैं शादी करो। हालांकि इट्स क्लियर नॉलेज कि शादी सबसे बड़ा स्कैम है, फिर भी उन लोग क्यों बोल रहे हैं कि शादी करो। कुछ तो रीजन होगा और वही रीजन को मैं डिसाइफर करके आप लोग के सामने ला रहा हूँ। बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है, एंड तक देखना। और मैंने मेरा कोर्स चालू किया हूँ बी कैरिस्मेटिक, उसको डेफिनेटली ज्वाइन करना, बिकॉज उसमें मैं वो ऐसा ऐसा तमाम ट्रिक्स बताने वाला हूँ। अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया बताना, क्योंकि पहले अभी हम लोग द अगली ट्रूथ ऑफ वुमेन को हम लोग अभी फिलहाल डिसाइफर कर रहे हैं। वो कोर्स में 3 क्लासेस हुआ है, 3 वीडियोस अभी हम लोग का लाइव हुआ है, आज चौथा होगा। जब ये वीडियो बना रहा हूँ अभी चौथा होगा, जब तक ये रिलीज होगा तब तक और भी ज्यादा आ गया रहेगा। तो पहले हम लोग डिसाइफर कर रहे हैं वो कोर्स में कैसे करके पहले डिसाइफर करो अगली ट्रूथ ऑफ वुमेन। मतलब हम लोग अपना बी कैरिस्मेटिक एज द टाइटल सजेस्ट, हम लोग अपने आप को तो इक्विप कर लेंगे, लेकिन तुम अपने आप को इक्विप करके अगर ऑडियंस के सामने जा रहे हो उसको तो जानना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक रॉक लीड गिटारिस्ट हूँ, हालांकि हिंदी गाना मतलब कुछ भी बजा सकता हूँ मैं, बट बाय पैशन आई एम अ रॉक, मतलब मेरा इंटरेस्ट जो है दैट लाइज इन रॉक गिटार। तो सपोज मैंने पूरा रॉक गिटार्स का 20 गाना एकदम नोट टू नोट स्टार्ट टू एंड मैंने रेडी करके गया, और मेरा मैनेजर ने बोला सर एक कॉन्सर्ट है बहुत बड़ा, 2.5 लाख रुपए मैं ले लिया, अब जाके प्ले कीजिए प्लीज। तो मैंने 20 रॉक गाने, हैवी मेटल रॉक सॉन्ग्स एकदम बजा के मतलब तैयार करके मैं चला गया उधर बजाने। और उधर जाके मैं देख रहा हूँ कि ऑडियंस तो पूरा साला बॉलीवुड छापे, उनको तो साला बॉलीवुड चाहिए। तो मैं अगर 20 गाना हैवी मेटल का अगर बजाया उनके साथ, क्या वो मैच होने वाला है? नहीं ना। तो ठीक वैसे ही हम लोग कैरिस्मेटिक तो बन जाएंगे। मैं अब मेरा जो मैनिपुलेशन टैक्टिक्स तो आपके सामने डाल दूंगा, सब सिखा दूंगा आपको ये कोर्स में। लेकिन आप लोग उधर जाके ऑडियंस ही अगर अलग है, तब भी वो आप टैक्टिक्स यूज किस पे करोगे? इसके लिए सबसे पहला जानना जरूरी है अगली ट्रूथ ऑफ वुमेन। आप लोग पहले वो वुमेन लोग को जान लो, उनका जो वो सब स्पीशीज है उनको जान लो, उनको वो भी ट्रेनिंग अभी फिलहाल हम लोग का चालू है ये बी कैरिस्मेटिक कोर्स में। तो आप लोग जल्दी से, जिन लोग ने एनरोल नहीं किया है वो कर लो। वो कोर्स इज गोइंग टू बी लाइफ चेंजर फॉर यू, गेम चेंजिंग फॉर यू 100%। क्योंकि उसमें मैं इतना डिटेल में, इतना बारीकी से वो एक चीज बताने वाला हूँ जो मैं नॉर्मल वीडियोस में तो नहीं लाऊंगा। जाहिर सी बात है, मैं मेरा जो 25-26 साल का जो मेरा नॉलेज वो 1 सेकंड में ऐसे ही मैं निकाल के फ्रीली अवेलेबल कर दूं यूट्यूब में, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। द रीजन बीइंग, मैं उसमें बहुत सारे मैनिपुलेशन टैक्टिक्स बताने वाला हूँ। वो जाहिर सी बात है उसका मिसयूज भी हो सकता है। फ्रीली अगर मैंने अवेलेबल कर दिया उसका कभी भी कीमत नहीं रहता, आपको पता है। वो फ्री मिसयूज हो सकता है। एक वाइज मैन ने, बहुत बहुत ही विद्वान आदमी ने बोला, कभी भी तुम्हारे पास अगर कुछ एक स्पेशल चीज है वो कभी भी फ्रीली मत दो। तो वैसे ही ये मैं फ्रीली नहीं दूंगा। कोर्स आप लोग उसको पे करके ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज उसमें मेरा बहुत सारा एक्सपीरियंस और रिसर्च जुड़ा हुआ है। तो उसको मैं चाहता हूँ कि आप लोग ठीक से उसको स्टडी करो और कुछ उसको अप्लाई करो, और 120% आप लोग को गारंटीड रिजल्ट्स मिलने वाले। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट है फैमिली एंड सोशल स्टेबिलिटी। एक जो इंडियन पेरेंट होते हैं, फादर स्पेशली, उनके अंदर बहुत सारा रेस्पॉन्सिबिलिटीज होता है। कि जब से एक बच्चा पैदा होता है उसको पहला उसको पहला मतलब खिला के अच्छा न्यूट्रिशन दे के 5 साल का बनाना होता है। उसके बाद उसका स्कूल शुरू कराना होता है। उसके बाद उसको मार्क्स के पीछे चेज करने, मतलब ये सब जो है उसका बॉटम लाइन है। एक सोशियो इकोनॉमिक कंडीशनिंग चलते आ रहा है इंडियन सोसाइटी में जनरेशन से। जब से उनके अंदर मतलब एजुकेशन वगैरह जब से स्टार्ट हुआ है, तब से एक ही टाइप का कंडीशनिंग चलते आ रहा है सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट में, कि उनको सबसे पहला स्कूल में डालो, उनको एजुकेट कराओ। क्यों? एजुकेट का मीनिंग है जॉब मिलेगा। क्योंकि इंडियंस लोगों में पहले से ही एक फॉलोअर्स वाला एक एटीट्यूड रहा है। उन लोग बहुत ही कम आपको लीडर्स मिलेंगे जो लोग अपना खुद का रास्ता बनाते हैं। मेजोरिटी आर ब्लाइंड फॉलोअर्स इन इंडिया। मैं इंडियन सोसाइटी फैब्रिक के हिसाब से ही बता रहा हूँ आप लोग को। ऑस्ट्रेलिया या यूएसए या यूके नहीं, उसमें भी बताऊंगा मैं इंग्लिश चैनल में। बट ये जो है एक्सक्लूसिवली फॉर इंडियन है, जो मैंने समझा हो। इंडियंस आर ऑलवेज ये मुंडी नीचे करके हाथ जोड़ने वाला एक कॉम है। तभी आप लोग, आई डोंट नीड टू एलाबोरेट दिस मोर, तभी इतना हजारों साल से, मतलब इतना सैकड़ों साल से
दूसरे दूसरे दुनिया भर के सब लोग आए, राज करके चले भी गए, निचोड़ के चले भी गए, क्योंकि उनका खुद के अंदर एक ना कभी भी एक यूनिटी नहीं था, और उनके अंदर हमेशा सब लोग बिखरे हुए थे, सब लोग डिवाइडेड थे, और किसी के अंदर भी वो स्पाइन नहीं था कि मैं खुद का कुछ करूं। बहुत लोगों में थे, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, सुभाष चंद्र बोस जी के अंदर स्पाइन था, दे हैड द विजन। मंगल पांडे जी के अंदर था, जिन लोग मेरा हीरोज है, उनके अंदर था वो स्पाइन कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा, ये मैं हाथ जोड़ के मैं मुंडी नीचे नहीं करने वाला हूँ, मैं अपना सिर ऊंचा रखूंगा, मैं अपना टीम बनाऊंगा, अपने हिसाब से चलूंगा, खुद से मैं जीऊंगा। जो एटीट्यूड मेरे भी अंदर है, बिकॉज ऑफ सर्टन लाइनेज विच आई हैव, जो आई वुडंट लाइक टू डिस्क्लोज, इसलिए मैं पहले दिन से मेरा खुद का रास्ता चला। लेकिन मेजोरिटी इंडियंस लोगों के सामने एक हाथ जोड़ के ऑर्डर्स लेने का एक प्रथा चलते आ रहा है कि उन लोग कभी भी ऑर्डर्स देने का नहीं सोचते, ऑर्डर लेने का। सबके सामने से हाथ जोड़ के मैं नीचे तू बड़ा, मैं छोटा तू बड़ा वाला एटीट्यूड रहा है। तो उससे क्या होता है, उनको बचपन से उन लोग पास ऑन करता है, वो जनरेशन टू जनरेशन, वो वाला जो कर्स है उसको पास ऑन करता है कि पहला स्कूल जा, स्कूल में सिर्फ फर्स्ट आना चाहिए, नहीं तो नहीं चलेगा, फर्स्ट आना ही चाहिए। फर्स्ट आएगा तो क्या होगा, उसको एक जॉब मिलेगा, जॉब मिलेगा तो क्या होगा, उसको सैलरी मिलेगा, सैलरी मिलेगा तो क्या होगा, उसका इंडिपेंडेंट, मतलब वो अपना घर को चला सकेगा, खाना खरीद सकेगा, बच्चे बीवी को पाल सकेगा। जॉब मिल जाएगा तो क्या होगा, अभी तेरे को शादी करना है। अगर मैंने उसका शादी करा दिया, इंडियन पेरेंट्स लोग के मन में एक है थिंकिंग, अगर मैंने मेरा बच्चे का, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उनका शादी करा दिया तो अब भी मैं फाइनली मुक्त हो रहा हूँ अपने जिंदगी से। ये एक सोशल कंडीशनिंग है, मैं जो बार बार टर्म यूज करता हूँ ना, चाबी मारता है, ये वैसे ही उनका फादर, तुम्हारा जो फादर है, मेरा फादर है, फॉर दैट मैटर किसी का भी फादर का मन में एक चाबी मारा गया है ऐसा। मतलब वो उनका भी थिंकिंग नहीं है, वो जैसा क्रिकेट, इंडिया में क्यों सब लोग क्रिकेट फैन है, मतलब दुनिया में एक से बढ़ के एक स्पोर्ट्स है। फुटबॉल ही ले लो फॉर इंस्टेंस, कितना है, मतलब आप लोग ही बताओ, क्रिकेट ही क्या एक स्पोर्ट है, उससे भी बेटर और उससे भी अच्छे स्पोर्ट नहीं जो पूरा दुनिया देखता है। क्रिकेट कितना कंट्रीज देखता है, आप लोग ही बोलो। सिर्फ जिधर ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन हुआ है उतना ही एट मोस्ट, उसके अलावा कोई यूएसए को किसी को भी पता भी है? यूरोप का एक एक कंट्रीज में, इंग्लैंड छोड़ के यूरोप का, उनका ही यूरोप का, उनके थोड़ा आजू बाजू में चले जाओ, किसी को भी क्रिकेट का एबीसी भी पता है? पेरिस में चले जाओ, यानी कि फ्रांस में, ऑस्ट्रिया में चले जाओ, स्विट्जरलैंड में चले जाओ, किसी को भी क्रिकेट पता भी है? नहीं ना। वो सिर्फ ब्रिटिश लोग ने जिधर जिधर राज किया है, सिर्फ उधर के जो गुलाम लोग हैं उन लोग ही क्रिकेट क्यों देखते हैं? वो पास ऑन किया गया। मैं वही सोशल कंडीशनिंग का बात करूँ। एक लड़का जब भी पैदा होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं खुद भी क्रिकेट खेला हूँ, 10th तक, स्कूल लेवल तक मैंने खेला हूँ। क्यों मैं क्रिकेट में घुसा? मेरा डैडी पूरा दिन क्रिकेट दिखता था, बोल उससे मेरे अंदर इंटरेस्ट आ गया। ऐसे ही होता है ना हर किसी का, तुम लोग का सब फादर लोग, चाचा लोग, मामा लोग सब क्रिकेट देखते थे, वो देख के तुमको भी इंटरेस्ट आ गया। ऐसा है, मतलब वो पास ऑन किया गया, खुद से सिलेक्ट नहीं किए। खुद से अगर तुम लोग सिलेक्ट करते थे तो फुटबॉल आप लोग को भी पता है किधर पूरा दुनिया में से आई डोंट थिंक ऐसा कोई भी कंट्री है जो फुटबॉल नहीं खेलता हो, है कि नहीं? और क्रिकेट कितना कंट्रीज खेलता है आप लोग ही देख लो। तो वो क्यों? सोशल कंडीशनिंग की वजह से वो पास ऑन किया गया, वो तुमने सिलेक्ट नहीं किया, वो तुम्हारे जहन में फिट किया गया। कैसा? रिलीजन कैसा होता है? जो एक हिंदू है तो वो हिंदू ही बनेगा, जो क्रिश्चियन है तो उसका लड़का भी क्रिश्चियन ही बनेगा, मुसलमान का बच्चा मुसलमान ही बनेगा। वो क्यों? बस जिस दिन से पैदा हो तो उस दिन से उसका ब्रेन के अंदर कंडीशनिंग किया जाता है, तो एक हिंदू का लड़का है, तो एक मुसलमान का लड़का है, तो एक क्रिश्चियन का लड़का है, जिंदगी भर देखो क्रिश्चियनिटी पालना है। उसमें बच्चे ने कुछ सिलेक्ट नहीं किया, वो उनको पता भी नहीं होता कि ये होता क्या है। और एवरी चाइल्ड इज बॉर्न एन एथिस्ट, उन लोग सबके सब एथिस्ट होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है साला हिंदुइज्म क्या होता है, क्रिश्चियनिटी क्या होता है। बाद में उनको जो मन में जो ब्रेन वॉश किया जाता है, लोग वो हिसाब से बनते हैं। जो एरिया में जो जिन लोग रहते हैं, मुस्लिम कंट्री में वो मुस्लिम बनेगा, हिंदू कंट्री में अगर वो हिंदू है तो हिंदू बनेगा, मतलब जो भी एरिया के। इसलिए गॉड्स भी देखो, अगर इंडिया में अगर है तो गॉड्स इंडियन जैसे ही दिखते हैं, इंडियन कपड़े ही पहनते हैं। उन लोग पैंट शर्ट क्यों नहीं पहनते इंडियन गॉड्स लोग? क्योंकि इधर के लोगों ने वो गॉड्स को बनाया। आप फिर ग्रीक गॉड्स को देखो, उधर के हिसाब से उन लोग कपड़े पहनते हैं, है कि नहीं? मुस्लिम का जो है उनमें तो ऐसा कोई स्पेसिफिक गॉड है नहीं, बट उनका कल्चर के हिसाब से ही बनाया गया है। व्हाट आई मीन टू से इज, जो भी एरिया के हिसाब से ही भगवानों को बनाया गया है। तो उसका वो क्लियर इंडिकेशन ही ये है कि वो इंसानों ने ही बनाया है। नहीं तो इधर का भी गॉड का तो उधर का कपड़ा होता था। ग्रीक गॉड्स का जो कपड़े होते थे वो इंडिया का गॉड्स का क्यों नहीं है ऐसा? वो इधर के ही जैसा कपड़ा है, धोती है, जो भी है। मतलब इंडियंस लोगों के इमेजिनेशन से बनाया गया है इंडियन गॉड्स को, इंडियंस लोगों ने बनाया वो गॉड को। सेम वे में तुम लोग का इधर का एक कंडीशनिंग ऐसा बनाया जाता है। तो उससे फादर लोग को ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये सब ड्यूटीज अगर कर दिया, उसको पहला लिखाया, उसको जॉब के काबिल बनाया, जॉब अगर उसको एक बार मिल गया, फिर अगर मैंने उसका शादी करवा दिया तो मेरा ड्यूटी खत्म। क्योंकि वो उसका फादर ने उनके साथ वही किया था, उनका फादर ने भी उनके साथ वही किया था। तो वो एक फैमिली ट्रेडिशन है, जैसा मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्रिकेट वाला रिलीजन वाला एनालॉजी देखे, ये भी वैसा ही सिमिलर एक चीज है जो पास ऑन किया गया है जनरेशन से जनरेशन तक।
तो उससे क्या हो गया, अभी ये अभी वाला जनरेशन में आके अभी एक रुख सा गया है। द रीजन बीइंग अभी वो सोशल फैब्रिक जो है, सोशल कंडीशनिंग जो है, पूरा ही रप्चर हो चुका है। अभी इक्वालिटी वगैरह के आने से क्या हो गया है, औरत लोग अभी दे आर एक छोटा शेर जैसा भी जी रहे हैं उन लोग। मैंने कितना रील्स रिलीज किया, इधर भी थोड़ा बहुत शॉर्ट्स यूट्यूब में भी मैंने डाला, आप लोग ने देखे होंगे उन लोग का बिहेवियर कैसा हो गया है। मी बीइंग अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, उनका जो बिहेवियर पैटर्न्स जो मैं नोटिस कर रहा हूँ, विच इज टेकिंग अ टर्न फॉर द वर्स। सबसे खराब चीज के लिए वो टर्न ले रहा है, बिकॉज उनके अंदर अभी कोई वैल्यू सिस्टम नाम का चीज ही नहीं है। उनके अंदर अब एक फेक गुरूर आ गया, उनका एक वैल्यू जो मैंने बताया था ना, कि सिंपल लोगों ने उन एक बिलो एवरेज लड़की लोग को भी इतना ज्यादा अटेंशन दे दिया है बाय द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया, कि इतना इज्जत दे दिया है कि उन लोग का भी जो परसीव्ड वैल्यू है इधर पहुंच गया है। सिंस उन लोग इधर पहुंच गया तो उन लोग ये टॉप लेवल ऑफ द मेन लोगों को ही सिलेक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करने का ट्राई करते हैं। बहुत जन फंस भी जाते हैं, क्योंकि इन लोग तो साले सिम्स है ना, इन लोग भी सिम्स ही है। हालांकि हाई वैल्यू, लेकिन इन लोग सेक्सुअली डिप्राइव्ड है ना साले, तो इन लोग भी ऐसा फालतू लड़की लोग के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो इससे क्या लगता है, इन लोग, मैं अभी तो टॉप हूँ, और जो बॉटम फीडर्स उनको वैसे ही कुछ नहीं मिलता है, जो सिंपल लोग ने जिनका वैल्यू को ऊपर किया है उनको वैसे भी कुछ नहीं मिलता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, विराट कोहली। वो विराट कोहली क्यों बना, ये सब जो आदमी लोग इसके पीछे भागता है, तभी तो उसको इतना बड़ा स्टारडम मिला है ना। तभी स्टारडम बन गया, तो इसको ये थोड़ी ये नीचे वाले लोग चाहिए। वो बोल रहा है भाई हट, मेरे को नहीं चाहिए तुम लोग, वो छोड़ के लंदन जा रहा है। समझ रहे हो थिंग, ऐसे ही हो रहा है। तो इन लोग जो लड़की लोग भी है, जो टॉप में तो आ गया है, लेकिन इन लोग भी बोल रहा है मेरे को तुम लोग नहीं चाहिए, मैं तो ये टॉप वाले लोग को सिलेक्ट करूंगी। ऐसा हो रहा है सीन। तो उससे क्या हो गया है, इन लोग का परसीव्ड वैल्यू बहुत ऊपर होने से अभी पूरा एक बहुत ही सोशल फैब्रिक में डायनामिक चेंज आ गया, एक डायनामिक शिफ्ट आ गया। तो अभी आज के तारीख में शादी इज एब्सोल्युटली नॉट अ गुड थिंग। जो फादर लोग सोचते हैं ना हम लोग का, इसका शादी अगर एक बार मैंने करा दिया तो बस अभी मैं चैन का जिंदगी जीऊंगा, मैंने मेरा सब ड्यूटीज पूरा कर दिया। बट अभी शादी करना खतरे से खेलने से खाली नहीं है। शादी करना यानी कि सबसे बड़ा स्कैम, सबसे बड़ा स्कैम को आप अंजाम दे रहे हो। तो आज के तारीख में शादी होल्ड्स नो वैल्यू, लेकिन उनके अंदर तो साइकेट्री के हिसाब से आप लोग ने मुझे समझाने को ट्राई किया ना, तो उनके अंदर तो जहन में बैठ गया ना, इंडियंस लोग क्या सोचते हैं, क्रिकेट ही है सब कुछ, और कोई दुनिया में कुएं का मेंढक क्या होता है, उसको लगता है कुआ ही मेरा दुनिया है, इसके अलावा कोई दुनिया ही नहीं है दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में और कुछ है ही नहीं, ये कुआ ही वर्ल्ड है। तो वैसे इनको भी लगता है कि ये मतलब ये जो हम लोग सीखे, हम लोग का धर्म ही सब कुछ है, रिलीजन, जो भी चीज, जो भी रिलीजन का आदमी है, उनको लगता है रिलीजन ही सब कुछ है, ये क्रिकेट ही सब कुछ है, ये हम लोग को जो सिखाया गया है यही सब कुछ है। उसके अलावा उन लोग सोचने के लिए रेडी ही नहीं है। तो इसके लिए इन लोग आप लोग को फोर्स करते हैं कि नहीं शादी तो करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी किया हो, मेरा बाप दादा ने भी किया है, हम लोग तो हैप्पीली थे, तुम लोग को भी हैप्पीली रहना है, तुम लोग भी हैप्पी रहोगे, मुझे देखो और तेरा मम्मी को देख, हम लोग कितना खुश थे, तू भी खुश रहेगा। ऐसा करके उन लोग का साइकोलॉजी बन चुका है, जिससे उन लोग को लगता है कि इधर तक चलता है तो तुम लोग भी खुश रहोगे। हालांकि ट्रुथ ये है कि आज के तारीख में वो भी खुशी रहना पॉसिबल ही नहीं। अरे मैंने तो कल के वीडियो में आप लोग को प्रॉपर प्रूफ दिखाया आप लोग को कि 70 प्रूफ, हाँ मैंने तो बोला था 80% ऑफ एवरी मैरिड वुमेन इंडल्ज इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। मैंने तो 80% बोला था, क्योंकि मेरे पास अनऑफिशियल फिगर्स भी है, बट ऑफिशियली टाइम्स ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया है कि 70% ऑफ ऑल वुमेन इंडल्ज इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मतलब हम लोग चीट करते अपने हस्बैंड को, ऑफिशियली है। तो समझ सकते हो। और मतलब मेरा बात में भी जाने का जरूरत नहीं, गूगल में सिर्फ लिखो टाइम्स ऑफ इंडिया 7 आउट ऑफ 10 इंडल्जिंग इन एक्स्ट्रा मैरिटल, ऐसा कीवर्ड्स डालो, मिल जाएगा आप लोग को। और एक नहीं, बिजनेस इनसाइडर, ये बहुत सारे मैगजीन्स में है ये वाला फाइंडिंग्स। ऑफिशियली आजकल के तारीख का रेट चल रहा है 70% में, तो 80 बोल रहा हूँ। द रीजन बिंग टाइम्स ऑफ इंडिया तो फिर भी ऑफिशियली प्ले सेफ करके उन लोग बोल रहे हैं ना, बट मेरे पास तो और भी ज्यादा आंकड़ा है। मैं तो 80%, मतलब 80 से भी ज्यादा है, क्योंकि मेरे पास तो अनऑफिशियल फिगर्स भी है ना। उन लोग तो सिर्फ ऑफिशियल फिगर्स के हिसाब से बोल रहे हैं, मेरे पास तो अनऑफिशियल भी है, क्योंकि जो लोग मुझे बोल रहे हैं उन लोग थोड़ी जाके न्यूज़पेपर वाले को जाके बोल रहे हैं, मतलब वो स्टडीज वाले लोग को बोल रहे हैं। मेरे पास तो लोग फ्रीली बोल रहे हैं, क्योंकि उनके पास कुछ प्रॉब्लम है, मेरे से 1:1 करते हैं उन लोग, तो उनके पास कुछ प्रॉब्लम है, तभी तो उन लोग मेरे को डीएम्स करके दिन में 800 डीएम्स आते, सला अभी तो 900 आया कल। तो ऐसा हो रहा है। तो इसलिए 80% लोग अभी इसमें इंडल्ज कर रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल में। तो क्या आपको लग रहा है शादी करना सब खुश रहोगे? आपका बीवी अगर और किसी के साथ सो रहा है, आपको चलेगा? अगर चलेगा तो करो ना, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ, करो फिर। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, मैरिज इज सीन एज स्टेबिलिटी। इंडियन रिलेटिव्स लोग, आप लोग जब भी शादी में जाते हो, जो लोग भी शादी का एज का है, सबसे पहला रिलेटिव्स लोग आप लोग को पकड़ते हैं ना कि शादी कभी कर रहा है, गुड न्यूज कभी दे रहा है, ये कभी हो रहा है, वो कभी हो रहा है। क्योंकि उनके अंदर एक मेंटल पिक्चर भर गया कि शादी का मीनिंग है स्टेबल। इन शॉर्ट, अगर तू अकेला है तो तेरा कोई वैल्यू नहीं है, अगर तेरे साथ बीवी है तो फिर यू आर कंप्लीट। क्योंकि उन लोग का एक थिंकिंग है कि मैन एंड वुमेन बना ही गया है एक साथ होने के लिए, टू मेक इट वन होल एंटिटी। बट द ट्रूथ कैनॉट बी फर्दर फ्रॉम दिस। द रीजन,
रीजन बीइंग यू आर सपोज टू बी होल बाय योर सेल्फ. दिस इज माई थियरी. ये किसी और का थियरी नहीं, ये मेरा आप लोग का खुद का भाई किरण रॉय का थियरी है कि आपको खुद से होल बनना है. आप अगर खुद से होल बन गए, एंड इफ यू आर लकी टू फाइंड समबडी हु इज होल बाय हरसेल्फ. इंडिया में क्या थियरी, अगर मैं रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा मुश्किल सा थियरी है, पर ये समझ जाओ थियरी क्या है. इंडियन सोसाइटी ने ऐसा सिखाया है कि तू आधा है, ये आधा है. सब गाने में बोलता है ना, मैं आधा हूँ अधूरा हूँ. ये आधा है, ये आधा है. लेकिन जब भी तुम लोग मिलते हो तभी वो एक वन फुल होता है. ऐसा सिखाया गया है ना तुम लोग को, रिलेटिव से, सोसाइटी से, गवर्नमेंट से, हर जगह से, हर चीज़ों से. बट रियलिटी ये है जो मैं बता रहा हूँ. यू आर सपोज टू बी होल बाय योर सेल्फ. द वुमेन इज ऑल्सो सपोज टू बी होल बाय हर सेल्फ. खुद से पूरा कंप्लीट. फिर अगर तुम लोग का पाथ, दो होल पर्सन कभी भी अगर पाथ एक दूसरे से लग रहा है, मिल रहा है, फिर अगर दो होल्स अगर ज्वाइन हो रहा है, तब भी तुम लोग एक बार फिर भी कंसिडर कर सकते हो. लेकिन तुम भी अधूरा हो, ये भी अधूरा है, तुम लोग मिल रहे हो, इट इज अ श्योर फायर रेसिपी फॉर डिजास्टर. टेक इट फ्रॉम मी इन राइटिंग. एक अधूरा सोच रहा है एक और आके मेरे को कंप्लीट करेगा, वो कभी नहीं होने वाला. आप लोग तो देख रहे हो क्या हो रहा है. एक अधूरा दूसरा अधूरा जब ये मिल रहे हैं, पूरा मिसमैच, पूरा डिजास्टर. हालांकि इंडियंस लोग वही करके बड़ा हुआ है कि एक अधूरा तो अधूरा, इसलिए वही थियरी अभी तक चल रहा है. लेकिन अभी टेक्नोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली, हर एक सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट से बहुत ग्रो हो चुका है. अभी वो वाला थियरी वर्क नहीं करता. आई एक्सप्लेन. पहले क्या था, औरत लोगों को काम, हम लोग का जो ग्रैंड मदर, उन लोग सब घर पे ही रहते थे. हालांकि मेरा ग्रैंड मदर तो काम भी किया, लेकिन रेलवेज में ऑफिसर थी मेरा. बट मेजोरिटी हम लोग ने जो देखा, जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, हर किसी के ग्रैंड मदर लोग हाउस वाइफ ही थे. तो उनका तभी का क्या लेड आउट था रूल्स कि हस्बैंड जाएगा जॉब में, पैसा लेके आएगा, ग्रैंड मदर मतलब यानी कि उसका बीवी, वो घर संभालेगा, घर को देखेगा. तो दे वर सपोज टू लुक आफ्टर द हाउस. तो ऐसा करके उन लोग का एक आधा होगा ना. एक आधे का काम है, उसको घर का काम नहीं आता है, और उसको सिर्फ ऑफिस का काम आता है. दूसरे आधे का काम था कि उसको बाहर का कोई काम नहीं आता, उसको घर का आता है. तो ऐसा करके उन लोग दो आधा मिक्स होके कुछ भी करके उसको चालू कर दिए थे. अभी ऐसा होगा कि लड़का भी बाहर जा रहा है काम करना है, लड़की भी बाहर जा रहा है काम करने दोनों साथ में घर भी आ रहे हैं. तो समझ रहे हो मैं जो थियरी आप लोगों को समझा रहा हूँ. तो ऐसा करके कट होके दोनों ही मतलब मिसिंग है, मतलब दोनों ही ऑफिस जा रहा है, दोनों ही ऑफिस से घर आ रहे हैं. तो अभी बाकी का घर कौन देखने वाला है तो अभी लड़की तो नहीं देखेगा वो. अरे मैं ऑफिस भी देखूं, घर भी देखूं, मैं क्यों देखूं दोनों, तू भी देख. आइडियली आइडियली इसमें कुछ गलत नहीं है. अगर दोनों ऑफिस जा रहा है तो दोनों आके घर का भी देखे, तभी वो होल हो जाएगा. समझ रहे हो. दो अभी हाफ से है ना, ऐसा करके दोनों ऑफिस जा रहे हैं, घर पे अगर दोनों ही अगर अभी घर भी देख रहा है तो वन होल ऐसा कंप्लीट हो जा रहा है. और अभी लड़का लोग को ऐसा करके कंडीशनिंग किया गया बचपन से, उनके बाप द्वारा, माँ द्वारा, सबके द्वारा, कि औरत का ही काम है घर संभालना. तो लड़का लोग ये सोच के बैठा है कि तू के घर पे भी देखेगा, बाहर का भी देखेगी, सब देखेगी. तो उधर से हो रहा है अभी कलेश. तो समझ रहे हो, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, थियरी समझा रहा हूँ आप लोगों को कि दो होल ही एक सोल्यूशन है. एक हाफ अभी आज के तारीख में, आज का सोशल फैब्रिक में वो काम नहीं करने वाला जो पहले करता था कि मैं सिर्फ बाहर का देख रहा हूँ, तू सिर्फ घर का देख. हो गया ना होल. दो हाफ कुछ भी करके एटलीस्ट मिक्स तो हो रहा है. बट इधर दोनों ही बोल रहे हैं नहीं मैं बाहर का देख रहा हूँ, मैं बाहर का देख रहा हूँ, घर का भाड़ में गया खत्म. दो हाफ्स उधर ही खत्म. इसके लिए मैं जो बता रहा हूँ, आज के तारीख में आइडियली होना चाहिए एक होल. ये एक औरत अपने में ही होल है, ये आदमी भी अपने अपने होल है. दोनों फिर अगर दो होल्स अगर मिक्स हो रहे तो थोड़ा बहुत चांस है, लेकिन वो एकदम रेयर फिनोमिनन है, वो होता नहीं है. क्योंकि हाफ ये भी इंडियंस लोग बाय डिफॉल्ट उनको, क्योंकि वही तो मैं बता रहा हूँ ना, वो जनरेशन से जनरेशन चला गया है ना. उनके बाप ने उनको एक हाफ करके ही पैदा किया है, हाफ करके ही मतलब कंडीशन करके उसको पाला है. तो मेजोरिटी क्या 98% ऑफ मेन आर ऑल हाफ्स ओनली. ये भी एक आधा है, लड़की लोग भी आधा है. तो हम लोग यही एक्सपेक्ट करके उनका पेरेंट्स लोग बोलते शादी हो जाए तब एक होल हो जाएगा. पर आज के तारीख में वो नहीं होने वाला है. तो इसके लिए इफ यू आस्क मी व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी ये होना चाहिए कि आदमी को, जो मैं मेरे बच्चों के साथ भी करता हूँ, उनको ऑलराउंडर बनाने का. पैसा भी कमा, बाहर भी जा, घर भी देख. जैसे मैं एक सिंगल फादर हूँ, मेड है मेरा. आई एम लकी टू बी बोर्न इन अ वेरी अल्ट्रा रिच फैमिली. तो हम लोग का बहुत सारे मेड्स है, कुक्स है, सब कुछ है. लेकिन मेरा मेड तो फिर भी एक लिमिट तक, मतलब एक पूरा फैमिली के हिसाब से खाना बना रही है ना. वैराज मैं तो एक अल्ट्रा कार्निवोर डाइट में हूँ, स्पेशल डाइट में हूँ. वो तो मेरा मेड नहीं बना सकेगी. तो वो कौन बनाता है? मैं खुद बनाता हूँ. क्योंकि मेरे को अपने हिसाब से जो खाना चाहिए वो तो मैं ही बना पाऊंगा ना. मेरे को तो सिर्फ मतलब पूरे फैमिली के हिसाब से आता है बनाने को. नॉर्मल पुलाव, दाल चावल, नॉर्मल फैमिली लोग जो खाते हैं, मैं तो वो सब नहीं खाता हूँ. मैं तो दाल चावल खा के मेरा साला 3.5 साल हो गया, बिकॉज आई एम इन स्ट्रिक्ट डाइट जिसमें जीरो कार्ब डाइट में हूँ मैं.
ये सब मेरे को अलाउड ही नहीं है, दाल चावल। कार्निवोर डाइट में हो ना, जिन लोगों को भी कार्निवोर डाइट के बारे में पता नहीं, आप लोग गूगल मार के देख लो क्या है वो। तो वो मैं तो भी नहीं बना पाऊंगा कि वो जो तरीके से चिकन नॉनवेज भी अगर बनाती है, वो बनाती है। मेरा फादर को फिश पसंद है, वो फिश बनाती है, लेकिन बनाती तो वो तेल में स्पाइसेस, इंडियन मतलब इंडियन ग्रेवी वाला तरीके से। वैराज मैं खाता हूँ स्टीम्ड चिकन, भी मैं खाता हूँ बॉइल्ड। बॉइल्ड यानी कि जो सूप होता है, मतलब बॉइल्ड ही, हाँ और क्या, बॉइल्ड ही बोल सकते हो आप उसको। तो वो सब तरीके से भी कौन बना के देगा, मैं खुद करता हूँ। तो उससे क्या हो रहा हूँ, मैं खुद एक होल बन जा रहा हूँ। मैं बिजनेस भी संभाल रहा हूँ, इंडस्ट्रीज मेरा मतलब मैं मेरा गिटार फैक्ट्री है वो भी संभाल रहा हूँ, बाहर का भी काम देख रहा हूँ, घर का भी मैं कुकिंग कर रहा हूँ। हालांकि सिर्फ अपने लिए, बाकी लोग के लिए मेड्स है, लेकिन खुद के लिए और कोई बनाएगा नहीं। तो मैं इसलिए खुद से कर रहा हूँ। तो उससे क्या हो रहा है, आई एम होल, आई एम लुकिंग आफ्टर द एंटायर गैमेट। वही ट्रेनिंग मेरा बच्चे लोग देख रहा है मेरे से कि डैडी साला बाहर का भी देख रहा है, हम लोग बच्चे को भी संभाल रहा है, खुद का खाना भी बना रहा है। तो इट इज होल ना, मतलब बाहर का भी घर का भी। वेराज इंडियन सोसाइटी स्ट्रक्चर में क्या है, मैं सिर्फ बाहर का देखूंगा, लड़की तू घर का देख, ऐसा वाला थिंकिंग उनके अंदर आ गया। और लड़की लोग बोल रहा मैं घर का क्यों देखूं, मैं क्या घर पे बैठने के लिए मैं थोड़ी पैदा हुआ हूँ, मैं बाहर, मैं एजुकेटेड हूँ, मैं कमाऊंगी मैं। तो ऐसा करके क्लैशेस चालू हो गया। लड़का बोलता है ठीक है तू जॉब में जा, लेकिन आके तेरे को घर का भी देखना पड़ेगा। कितना औरतों को पहचानते हो कि ऑफिस भी जाते हैं, लोकल ट्रेन में कॉमन फिनोमिनन आप देखोगे। मैं हालांकि जिंदगी में कभी लोकल ट्रेन में बैठा नहीं हूँ, लेकिन ऐसा रील्स वील्स दिखने में मिलता है ना कि औरत लोग ऑफिस करके आता है, फिर जिधर चेयर में बैठते हैं उन लोग ट्रेन का, उसमें उन लोग सब्जी काटते हैं ताकि घर पे आकर उन लोग कुकिंग करके अपने हस्बैंड को खिला सके। तो ऐसा उनको पर थोपा गया है कि तेरे को जॉब करना है कर, लेकिन आके घर पे आके घर का भी तेरे को क्लीनलीनेस देखना है, खाना बनाना है, सब करना है, दोनों ही करना है। उससे अभी का जो जनरेशन का लेडीज उन लोग भड़क रहा है, बोल रहे हैं साला मैं जॉब भी करूँ घर पे भी कुकिंग करूँ, क्यों मैं नहीं करेगा, चल भाई इधर से, ऐसा बोल रहे हैं उन लोग। समझ रहे हो, ये है वो डायनामिक जिसके वजह से अशांति हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कंटिन्यूटी ऑफ लाइनेज, जिसके वजह से मैं वो साइकोलॉजी आप लोग को समझा रहा हूँ एज द टाइटल सजेस्ट, व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड योर पेरेंट्स, रिलेटिव्स, एवरीबडी वांटिंग यू टू गेट मैरिड। तो उसका भी थर्ड पॉइंट है कंटिन्यूटी ऑफ लाइनेज। इंडियन लोगों में सदियों से जनरेशन टू जनरेशन एक ही चीज पास ऑन किया गया है कि तुम लोग का लाइनेज को आगे बढ़ाना है, ताकि उन लोग बोल सके मेरा एंसेस्टर्स लोग ऐसा थे, एंसेस्टर्स लोग वैसा थे, लाइनेज को आगे बढ़ाना है। तो उससे क्या हो गया है, उनके अंदर एक इम्प्रिंट बैठ गया माइंड में कि अगर तू शादी नहीं कर रहा है तो तू एक अधूरा, एक पुरुष ही नहीं है, तू एक अधूरा आदमी है, क्योंकि तूने लाइनेज को तो आगे बढ़ाया ही नहीं, तू तो वंश को आगे बढ़ाया बढ़ाया ही नहीं, तो उधर ही रोक दिया। तो हम लोग को लोग पहचानेंगे कैसे आगे चल के, ऐसा एक साइकोलॉजी है। उनको ऐसा लगता है कि मैं ठाकुर प्रताप सिंह, ऐसा हम लोग करके बोलते हैं ना, कैसे उनको लाइनेज का आगे का लोगों को, दादा लोग बोलते हैं ना, मेरा दादा था सूरज प्रताप सिंह, मूवीज में जो मैं देखता हूँ ना, उन लोग बहुत प्राउडली अपना लाइनेज को फ्लॉन्ट करते हैं। तो इट इज मोर ऑफ एन ईगो थिंग। उनको लगता है कि मैं जो हूँ, आगे का लाइनेज लोग भी गर्व से बोलना चाहिए, मेरा ग्रैंडफादर ऐसा था, मेरा ग्रैंडफादर वैसा था। वो एक मतलब सिर्फ मैं ये ठाकुर प्रताप सिंह लोगों का बात नहीं कर रहा हूँ, वो मेरा बंगाली फैमिलीज में भी है। मेरा भी फादर बोलता है कि मैंने इतना प्रॉपर्टीज बनाया हो मेरा पोतों के लिए। मेरा मतलब मेरा फादर ने उसका एक, वो कभी भी जिंदगी में दारू नहीं पिया, कुछ नहीं पिया, पर उसका एक ही शौक था सब जगह प्रॉपर्टीज बनाना। बहुत प्रॉपर्टीज है हम लोग का, जो आखिर में मतलब ऑफकोर्स मेरा मेरा भाई लोग का ही है, और आगे चल के मेरा बच्चे लोग को ही मिलने वाला है, और उनका बच्चों को मिलने वाला है, पास ऑन होने वाला है, क्योंकि मुंबई में रियल एस्टेट बहुत महंगा है, आप लोग को पता है। लेकिन मेरा नेक्स्ट जनरेशन को भी कोई तकलीफ नहीं है, बट वही मैं पॉइंट समझा रहा हूँ। मेरा फादर बहुत प्राउडली बोलता है कि तेरा जो पर पोता लोग आने वाला है, तेरा भी पर पोता, मेरा नहीं, तेरा भी जो पर पोता, उन लोग भी प्राउडली मुझे याद करेगा कि उनका बाप दादा ने इतना कुछ छोड़ के गया उनके लिए। तो ये उन लोग के अंदर एक गर्व का बात होता है। लेकिन अगर आगे लाइनेज ही अगर नहीं जा रहा है, सपोज मेरा अगर बच्चे ही नहीं होते थे, वो तो नसीब से मेरा बच्चा हो गया, दो आई एम सिंगल पेरेंट, मेरा बीवी नहीं है, वी गॉट डिवोर्स 3.5 years बिफोर, जिनको पता नहीं होगा लकीली, क्योंकि मुझे वो शादी का बिना बच्चा चाहिए था, वो हो गया मेरा पूरा। अभी बीवी का भी झमेला नहीं है और बच्चे भी है। तो लाइनेज अभी मेरा आगे बढ़ रहा है, तो उससे मेरा डैडी खुश है कि हम लोग का वंश अभी आगे बढ़ेगा। नहीं तो मेरा जो इतना सारा प्रॉपर्टीज है वो लेगा कौन, मतलब जाएगा किधर। अभी जैसा वो गर्व से बोल सकते हैं कि नहीं मेरा परपोता लोग मतलब दादाजी ने किया है अपने परपोता के लिए, लेकिन मेजोरिटी लोग का सबका वही थिंग, मेरा भी डैडी है ना, मैं क्यों झूठ बोलूँ, मतलब मेरा भी घर का वही स्टोरी है ना, वही तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। हर किसी का ये एक रहता है कि लाइनेज आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो तू इनकम्प्लीट है, तो उसको उधर ही स्टॉप कर दे रहा है, क्योंकि उनके अंदर एक ना ईगो रहता है कि भले प्रॉपर्टी नहीं, चल प्रॉपर्टी का तो मैंने एक एग्जांपल दिया, कि मेरा डैडी वाला एग्जांपल दिया कि प्रॉपर्टी आगे आगे तक जाएगा, वो प्रॉपर्टी यूटिलाइज होगा, लेकिन हर किसी के पास तो प्रॉपर्टी नहीं होता। लेकिन उन लोग चाहता है कि उन लोग का जो नाम है, मैंने जो किया, मैं जो भी मेरा नाम है XYZ मिस्टर सो एंड सो, उसने भी एक लाइनेज को आगे खड़ा किया, तो उसमें उसका नाम भी आ रहा है ना, शामिल हो रहा है ना, कि मेरा लाइनेज को मैंने आगे किया, मैंने बच्चा पैदा किया, उसने बच्चा पैदा किया, तो मेरा वो जो वंश है चालू रह रहा है।
मतलब नॉट इवन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड द प्रॉपर्टी लाइक माई फादर हैड टोल्ड मी। जैसे मेरा फादर प्राउडली बोलता है कि अब ये मेरा जो प्रॉपर्टीज है उसमें मेरा परपोता लोग एंजॉय करेगा, तो मेरा नाम उसमें अमर रहेगा हमेशा, क्योंकि ये सब प्रॉपर्टीज तो बनाया तो मैंने ही ना, मेरा फादर नहीं बनाया। क्योंकि मेरा फादर ने, उनके फादर भी बहुत बड़े जमींदार थे बट वेस्ट बंगाल में, उधर भी बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, लेकिन डैडी ने बोला मेरे को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल मेरा डैडी को पसंद नहीं था, क्योंकि मेरा उन लोग बहुत रिच जमींदार वाला लाइफस्टाइल था। मेरा डैडी का जो डैडी लोग का, सब लोग गोल्ड बिजनेस में थे, सब खानदानी रईस थे, और उन लोग ये करते थे, जो लोग का भी इजी मनी, उन लोग का लाइफस्टाइल तो कैसा था आप लोग को पता है ना। उन लोग वुमेनाइजिंग करते थे, जुआ खेलते थे, दारू पीते थे, सिगरेट पीते थे। मेरा दद्दू को तो मैं साला एंड तक मैं खुद ही खरीद, क्योंकि एंड के तरफ मेरा दद्दू मेरे साथ ही रहते थे, मुंबई में डैडी लेके आए थे उनको, तो डैडी इज द एल्डेस्ट सन, तो वो जब ओल्ड एज में देखने वाला कोई था नहीं, तो मेरा फादर नहीं संभाला इधर, मतलब, और मैं नहीं संभाला अल्टीमेटली, मी बीइंग द एल्डेस्ट सन। तो सिगरेट का शौक तो मैं ही लेके आके देता था उनको सिगरेट, वो सिगरेट पीता था तो मैं छत पे जाके थोड़ा सा बोलता था, थोड़ा सा रखो ना, क्यों, क्या करने का, पीने का है मेरे को, तो जाओ छत पे जाके पी। तो ग्रैंडफादर मेरा बिंदास था, वो मेरे को बोलता जा पी, लेकिन थोड़ा सा दे रहा हूँ, डैडी को पता नहीं चलना चाहिए, जा। फिर मैं छत पे आके पी के आता था। तो वही मैं बता रहा हूँ, एंड तक वो भी सिगरेट पिए, मतलब पूरा ऐश लोग थे। तो मेरा फादर को वाला लाइफस्टाइल नहीं चाहिए था, इसलिए उसने बोला मेरे को कुछ नहीं चाहिए तुम लोगों का प्रॉपर्टी, बाकी भाइयों भाइयों में बांट दो, तो मैं अपना खुद का जीने वाला हूँ। अल्टीमेटली फिर ऐसा ही हुआ कि बाकी भाई लोग ने उनको नहीं देखा, मेरा फादर ने, जिसने उसको मतलब सब छोड़ दिया था, फादर नहीं देखा एंड में, ओल्ड एज में, और कोई नहीं था देखने के लिए, सब अपना अय्याशी में ही सब चूर थे, किसी ने अपना बूढ़े बाप को नहीं देखा, मेरा फादर ने एंड तक देखा, मेरा चाचा लोग किसी ने नहीं देखा। तो ये होता है बात, वो छोड़ो, वो मैं फैमिली हिस्ट्री में जाना नहीं है, बट जस्ट एक तुम लोग को एक लिंक बता रहा हूँ कि दैट वाज हाउ माय फैमिली वाज मेड। तो इसके लिए मेरा फादर को एक अंदर एक जुनून है कि मैंने अकेला खुद से किया, बिना मेरा बाप से लेके, तो मेरा जो नेक्स्ट जनरेशन है, पर पोता लोग, मतलब तेरा लड़का, उनका लड़का, उनका अंदर एक गर्व होना चाहिए कि मैंने किया, मेरा मतलब मैंने मेरा परपोता लोग का पूरा एक जनरेशन को पूरा एक लाइन दे दी, एक दिशा दे दिया हूँ मैंने। तो ये एक उनके मन में एक रहता है, इसके लिए मेरे तरफ से मेरा फादर इसके लिए वो लाइनेज को चाह रहा था कि आगे जाए, और उनको तो मिल गया नसीब से, क्योंकि मैं तो जो मैं तो बहुत जनों के साथ था ना, तो इसलिए मुझे उनका साइकोलॉजी, और ऊपर से मैं साइकोलॉजी का आदमी, तो मुझे तो उनका पता चल गया था। तो मैं बचपन से ही, मतलब मेरे माइंड में एक डाउट था कि शादी तो मैं शायद नहीं करूंगा। बट वो एक हो गया और बच्चे भी हो गए, तो चलो ये भी समझ जाओ कि डैडी का आशीर्वाद, मतलब उसके मन में इतना पावर था कि साला मुझे आगे चाहिए, तो मिल गया उनको। लेकिन जिनको नहीं मिलता है, उन लोग का वो एक टेंशन आ जाता है पेरेंट्स लोगों में कि साला मेरा जो नाम है, हेरिटेज है, एंसेस्ट्रल एक हेरिटेज होता है ना, वो कैसे आगे जाएगा, वो तो रुक जाएगा। तो दिस इज वन मोर, मैं जो तुम लोग को डिटेल में समझाने को ट्राई कर रहा हूँ, उनका जो साइकोलॉजी यही है कि मेरा जो ये लाइनेज है, ये रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड टू देम। समझ रहे हो बात, जैसा मेरा फादर के लिए ग्रेट प्राइड है ना, मैं तो मेरा फैमिली से डिराइव करके आप लोग को वो लॉजिक एक्सप्लेन करने को ट्राई कर रहा हूँ। इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर देम। हालांकि मेरे अंदर ऐसा कोई प्राइड नहीं है, मेरे को ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मैं तो साला एक बार मर जा रहा हूँ, कौन देखने आने वाला है, मैं थोड़ी देखने आने वाला हूँ, कबर से मैं क्या निकल के देखने वाला हो गया, क्योंकि मैं ये सब भूत वूत पुनर्जन्म ये सब चुतियागिरी में मैं मानता नहीं हूँ। मैं स्पिरिट विरिट के ऊपर से देखने वाला हूँ, मैं स्टार बन के, एक बार खत्म तो खत्म, कौन अभी मेरा नेक्स्ट जनरेशन में कौन क्या कर रहा है मैं थोड़ी देखने आ रहा हूँ। इसलिए मेरे को ये सब में वैल्यू, मैं कुछ ये सब में मानता नहीं हूँ, बट हम लोग का पेरेंट्स लोग मानते हैं, तुम्हारा पेरेंट, मेरा फादर, तुम लोग का जो फैमिली है, रिलेटिव्स, उन लोग मानते हैं। ये एक और रीजन है जिसकी वजह से तुम लोग को फोर्स किया जाता है कि शादी कर, कि तुम लोग एक इनकम्प्लीट फील करता है, मेरा लाइनेज अगर स्टॉप हो गया तो खत्म। ये एक रीजन है। अभी जो मेरा नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है सोशल स्टेटस एंड रेपुटेशन। जो एक मैरिड आदमी है, दे आर सीन एज कंप्लीट एंड रेस्पॉन्सिबल एंड मैच्योर। एक इंडियन सोसाइटी में एक है ना लॉजिक कि जो शादीशुदा है वो मैच्योर्ड है, रेस्पॉन्सिबल है, एकदम कंधों में पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का काबिल है। और जो मैरिड नहीं है वो निकम्मा है, कुछ भी उसका स्टैंडिंग नहीं है, कोई भी उसका वैल्यू नहीं है, ऐसा करके एक इमेज है, जो हालांकि गलत इमेज है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। मैं अगर शादी नहीं भी करता था, सपोज मेरा डिवोर्स नहीं भी होता था, मतलब शादी नहीं करता तो डिवोर्स किधर से होगा, मेरा बच्चे भी नहीं होते थे, तो भी तो मैं वही किरण रॉय रहता था ना, मैं क्या कोई अलग से किरण रॉय बन के आता था क्या, नहीं ना। यही मेरा थॉट प्रोसेस रहता था, यही मेरा वीडियो आज रहता था तुम्हारे लिए, सब कुछ यही रहता था, कुछ भी अलग नहीं, मेरा मेरा वैल्यू कुछ भी कम नहीं होता था। शादी का पहले भी मेरा वैल्यू था, बाद में भी मेरा उल्टा, बाद में तो उल्टा खराब हुआ मैं बोलूँगा। बाद में तो मेरा उल्टा खराब हुआ, मैं शादी का पहले तो और ज्यादा हाई वैल्यू मैन था, मैं शादी के बाद तो उल्टा खराब हुआ, डिवोर्स हो गया साला। तो समझ रहे थियरी में क्या बताने को ट्राई कर रहा हूँ। उनको इंडियन सोसाइटी का एक चूतियागिरी कंसेप्ट है कि अगर तू शादी किया है तो तू कंप्लीट आदमी है, और अगर तूने शादी नहीं किया तो तू अधूरा है, सिंगल है, कुंवारा है, चूतिया है, गुड फॉर नथिंग है, ऐसा वाला एक थिंकिंग है। तो उससे क्या होता है, हम लोग का फादर लोग ना डरते हैं। फादर देखो, दुनिया में एक ही जन है जो तुम्हारा ख्याल करेंगे, फादर मदर मतलब,
उन लोग ना, तुम्हारा जो पेरेंट्स है उन लोग डरते कि अगर इसने शादी नहीं किया तो इनका जो रिलेटिव्स है, मतलब हम लोग का ही जो रिलेटिव्स है, बिरादरी है, उन लोग उसको जीने नहीं देगा, उसको परेशान कर देगा बोल बोल के कि तू साला एक नंबर का लूजर है, तू एक तेरा उसका मतलब सोशल वैल्यू डिप्लीट हो जाएगा अगर उसने शादी नहीं किया। हालांकि पेरेंट्स लोग मान रहे हैं चल इसको नहीं करना, क्योंकि पेरेंट्स तो समझते हैं ना थिंकिंग, उन लोग मान रहे हैं कि चल इसको नहीं करना है, मत करने दे रहे बाबा, फोर्स मत करो। मैंने बहुत सारा केसेस में देखा 1:1 में कि फादर को उनका माँ ही समझाता है कि यार इसको मत करने दो, शादी नहीं करना है ना, मत करने दो। फादर बोलते ठीक है, वो तो मैं भी मान रहा हूँ उसको नहीं करना, मैं थोड़ी उसका दुश्मन हूँ, लेकिन ये सोसाइटी का क्या, उन लोग उसको जीने नहीं देगा, हमारा बेटा या बेटी जो भी है उसको जीने नहीं देगा, उसको परेशान कर देगा, उसको बोल बोल के कि तू अधूरा है, तू सिंगल है, कुंवारे लोग का कोई वैल्यू नहीं होता है, कुंवारी लोग का कोई वैल्यू नहीं होता है, ऐसा कर करके उनके अंदर इतना प्रेशर डाल देंगे कि वो उसमें सुसाइड बना कर ले। ये एक और रीजन मैंने देखा हो जिसके वजह से एक साइकोलॉजिकली उनका माइंडसेट हो गया कि शादी करना ही पड़ेगा चाहे तो कुछ भी कर, क्योंकि दे आर, मतलब इन दिस सिनेरियो व्हाट आई हैव सीन इज दे आर कंसर्न्ड अबाउट योर वेलबींग, क्योंकि उन लोग एक बार मान जाएंगे, मैंने देखा हो उन लोग एक बार मान जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली तो उनको आपका ही खुशी चाहिए ना, माँ बाप है ना, थोड़ी आपका दुश्मन है। अल्टीमेटली पहले पहले बहुत फोर्स करेंगे, बट एंड में लोग थोड़ा बहुत पीछे भी जब भी हट रहा रहेगा, तभी एक डर उनका मन में आ ही जाता है कि सोसाइटी उसको जीने नहीं देगा यार। ये सब मैं मुंबई में ज्यादा नहीं देखा हूँ, मुंबई में इधर किसी को नहीं पड़ी है, मैं इधर के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, मैं भले इधर रहता हूँ पर मैं इधर का कुछ भी नहीं, इधर मेरा बाजू में कितना बिल्डिंग्स है, सब कुछ आप तो देख ही रहे हो, मैं प्राइम सेंट्रल मुंबई में रहता हूँ मैं। हालांकि आप पीछे गोल्फ कोर्स देख रहे हो, उसकी वजह से बहुत ऐसा लग रहा रहेगा आप लोगों को कि पूरा ओपन है, पीछे ओपन है, बट पूरा घिरा हूँ मैं बिल्डिंग से। तो इधर किधर इधर भी किसी को, मतलब मैं वही बताने ट्राई कर रहा हूँ कि इधर इतना सारा फ्लैट्स है, बिल्डिंग्स है, बंगलोज है, सब कुछ है, लेकिन किसी को भी किसी से पड़ी नहीं है, इधर किसी को पता भी नहीं किसका शादी हुआ है, किसका। मेरा मेरा दो बच्चे, वो भी किसी को पता नहीं, बच्चे चलो ज्यादा से ज्यादा पता रहेगा क्योंकि हम लोग साथ में रनिंग जॉगिंग करते हैं तो पता रहेगा बच्चा है, बट मेरा डिवोर्स हो गया वो तो किसी को भी नहीं पता रहेगा अभी तक सबको मेजोरिटी, मतलब सबको ही, किसी को भी नहीं पता, सबको लगता रहेगा कि बीवी घर पे है उसका, ये बच्चों को घुमाने लेके आता है, साइकिलिंग वाइकलिंग। मैं रनिंग कर, एक्चुअली क्या होता है, सुबह तो मैं रनिंग अकेला करता हूँ, शाम को भी मैं एक बार आधा एक घंटे के लिए जाता हूँ, स्लो जॉग करता हूँ, और मेरा बच्चे लोग साइकिल चलाते हैं समझ रहे हो? तो सब लोग को देखता है ना मेरे को बच्चों के साथ, उनको पता है कि इसका दो बच्चा है, लेकिन किसी को भी पता नहीं कि मैं एक सिंगल फादर हूँ, वो किसी को भी नहीं पता है। तो वही मैं बताने को ट्राई कर रहा हूँ कि मुंबई जैसा जगह में इधर किसी को पड़ी नहीं है, लेकिन मैं जो आप लोग को थियरीज बता रहा हूँ, पूरा इंडिया तो मुंबई नहीं है ना, पूरा इंडिया में मतलब मुंबई इज जस्ट अ स्मॉल टाइनी स्पेक इन द एंटायर कंट्री। तो मैं पूरा कंट्री का आप लोग को डायनामिक समझा रहा हूँ कि उन लोग को ऐसा डर लगता है कि बेरादरी, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में बोलो, बंगाल में बोलो, केरला में बोलो, साउथ इंडिया में बोलो, महाराष्ट्र का अंदर इंटीरियर्स में बोलो, गुजरात में बोलो, बाप रे बाप कितना, राजस्थान, अरे बाप रे बाप इतना ज्यादा। तो ये सब सिटीज का, एज इन स्टेट्स का मैं जो बात कर, मध्य प्रदेश, इतना ज्यादा ये बिरादरी वाला सिस्टम चलता है, बाप रे बाप। तो ये सब जगह में आप लोग देखोगे एक ही चीज कि ये समाज इसको जीने नहीं दे रहे। तो ये चीज से इन लोग बहुत डरते हैं, हम लोग का पेरेंट्स लोग, इसके लिए बोलते हैं नहीं रे बाबा, तेरे को तो कुछ नहीं भी है तो भी शादी कर ले, नहीं तो ये समाज तेरे को जीने नहीं देगा, तेरे को आधा अधूरा बोल बोल के सुसाइड में मजबूर कर देगा, बोलेगा कि तू एक आधा है, तू एक निकम, तू तू एक ये है, गंदा गंदा वर्ड्स यूज करता है ना, इफ यू कैनॉट कंसीव, तो एक गंदा, एक हिंदी वर्ड मुझे पता है वो मैं बोल नहीं रहा हूँ, गंदा लगता है सुनने में, वो सब वर्ड उन लोग यूज करते हैं लड़की को शेम करने के लिए, लड़का लोग को शेम करने के लिए, तो एक ही है तो इम्पोर्टेंट है, ऐसा कर करके उनको बहुत ये करते, टॉर्चर करते रिलेटिव्स लोग, खास करके सोसाइटी एंड रिलेटिव्स लोग। माँ बाप लोग एक टाइम के बाद समझते हैं कि बच्चे का, जो मैंने देखा हो, बट ये रिलेटिव्स लोग समझते हैं, उन लोग माँ हरामी होते हैं, इसलिए तो मैं रिलेटिव्स लोग को स्नेक्स बोलता हूँ, स्नेक्स। मेरा कोई रिलेटिव के साथ कोई टच नहीं है, सांप होते हैं साले। तो ये रिलेटिव्स लोग होते हैं जो लोग, ये मेन कल्प्रिट है जिससे इन लोग डरते हैं, क्योंकि तुम्हारा माँ बाप को तो पता है ना उनका, भले वो माँ के साइड से हो या बाप के साइड से, उनको तो उनका असलियत पता है ना। उन लोग को यही लगता है कि बाद में मेरा और तेरा माँ तो मर जाएंगे, उसके बाद तो तेरा सोसाइटी तेरे को साला जीने नहीं देगा, तेरे को तो अभी कौन बचाने आएगा तेरे को, अभी तो चल हम लोग है, अभी तो हम लोग बचा लेंगे तेरे को, फिर हम लोग का मौत के बाद कौन बचाएगा तेरे को। ये चीज उनका डर रहता है, क्योंकि तुम चाहे जितना भी बड़े हो, तुम जितना भी काबिल हो, पर इन लोग तो तुम्हारा माँ बाप है यार, तुम हमेशा बच्चा ही रहने वाले हो उनके लिए। तुम लोग ये सोचते हैं कि मैं एक बार मर गया, तेरा माँ एक बार चला गया, फिर तेरे को देखेगा कौन, मतलब इनसे बचाएगा कौन, प्रेडेटर्स लोग, सोसाइटी प्रेडेटर्स लोग से तेरे को कौन सेव करेगा, वो उनका एक पेरेंटिंग ये है, मतलब डीएनए है वो। तो वो एक रीजन है जो मैं देखा हूँ, जिसकी वजह से उन लोग बहुत वरीड होता है और बोलता है कर ले रहे बाबा, शादी कर ले, समझ रहे हो। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल एंड सोसाइटल इन्फ्लुएंस। शादी को एक ऐसा करके देखा जाता है एज अ मीन्स ऑफ एग्ज्यूडिंग कंट्रोल, स्पेशली ओवर वुमेन। पेरेंट्स लोगों को क्या लगता है, अगर एक लड़की और एक लड़का ऑल्सो फॉर दैट मैटर, अगर शादी नहीं किया, अपना करियर को ही सब कुछ बना रही है, अगर टू इंडिपेंडेंट हो गया वो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, बट ज्यादा वुमेन के लिए है, इन लोग अगर टू इंडिपेंडेंट बन गया तो हम लोग का जो इनके ऊपर जो कंट्रोल है वो खत्म हो जाएगा।
क्योंकि ये सब जो है सदियों से चलते आ रहा है ना, ये जो शादी वाला जो प्रथा है ये अभी का तो नहीं है, मतलब सेंचुरीज एंड सेंचुरीज से चले आ रहा है। तो वो वाला जो डीएनए वो तो अभी तक भी इधर तक भी आ गया ना हम लोग का पेरेंट्स तक। हालांकि मेरा लेवल से मतलब मेरे अंदर वो नहीं है वो वाला वो सब थिंकिंग, तभी तो आके मैं आप लोग को ब्रॉड माइंडेड तरीके से आप लोग को समझा रहा हूँ। मेरे अंदर नहीं वो थिंकिंग लेकिन मेरे ही उम्र के बाकी पेरेंट्स के अंदर तो है, बिकॉज तुम लोग तो उतना ब्रॉड माइंडेड नहीं है मेरे जैसा। तो उन लोग को क्या लगता है मेरा बेटी फॉर दैट मैटर, मतलब उनको ऐसा लगता है कि चलो मेरे भी एज ग्रुप के हैं, तो उनका बेटी लोग अभी 8 10 9 12 15 ऐसा साल की उम्र के होंगे। तो उनको लगता है इन लोग ने अगर शादी नहीं किया, क्योंकि आजकल बेटी लोग बोलता है ना कि मुझे शादी नहीं करना है, लड़का लोग बोलता है ना मुझे शादी नहीं करना है, मेरे को अपना इंडिपेंडेंस प्यारा है। तो उन लोग डरते हैं क्योंकि देखो बाप लोगों को माँ लोगों को हमेशा चाहिए रहता है कि मेरा बच्चे मेरे कंट्रोल में रहे, खास करके अगेन विमेन लोग। लड़का उनको पता है कि उन लोग को बाहर जाना ही पड़ेगा कभी ना कभी काम करने के लिए, तो मैं उतना एक लेवल तक ही कंट्रोल कर पाऊंगा। बट आइडियली गिवन अ चांस उन लोग लड़का लोग को भी कंट्रोल, जो मम्मास बॉयज होते हैं ना आप लोग देखते हो ना, फादर्स बॉयज भी होते हैं, यानी कि फादर के पूरे हैवी ड्यूटी कंट्रोल में। अरे मेरे उम्र का लड़का लोग को मैं देखता हूँ साला बाप से अभी भी डरता है, ऐसा ऐसा करके बाप बोलेगा सुसु कर तभी सुसु करने जाते साले। तो वो एक इंडियन प्रथा ही है कि पेरेंट्स वांट टू कंट्रोल, पेरेंट्स वांट टू हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर देयर लाइफ। तो उनको क्या लगता है एक बार शादी करा दिया तो वापस कंट्रोल में आ गया ना, हम लोग कंट्रोल डिपार्टमेंट में आ गया ना। दे आर द वंस विल बी पुलिंग द स्ट्रिंग्स बिकॉज दे आर द हेड्स ऑफ द फैमिली, दे आर द मतलब पेरेंट्स है ना उन लोग। तो शादी अगर कर लिया तो तुम फिर भी कंट्रोल में रह रहे हो ना। लेकिन अगर तुम शादी ही नहीं कर रहे हो, अगर तुम इंडिपेंडेंट रह रहे हो, तो उनका कंट्रोल तो तुम्हारे ऊपर से पूरा खत्म हो जा रहा है। खास करके लड़की के लिए अगर पेरेंट्स का अगर एक बार वो इंडिपेंडेंट हो गया, वो खुद का ही जॉब कर रही है, खुद का फ्लैट में अकेली रह रही है, तो ये इसके माँ बाप के साथ उसके साथ ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं रहा। कोई मतलब कोई भी हिसाब से दे कांट, मतलब दे कांट हैव एक्सेस टू हर ओनली बिकॉज वो तो पूरा इंडिपेंडेंट है, खुद का कमा रही है, सीईओ है कोई कंपनी का। तो उससे क्या होता है उन लोग एक डिस्टेंस फोर्स ही करते हैं। अगर शादी में रहा तो उसको फिर भी एक कंट्रोल में है ना वो, हालांकि वो उसके घर में रह रहा है बट है तो कंट्रोल में ही ना। इंडिपेंडेंट रह रहा है तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया ना पूरा, क्योंकि वो खुद का कमा रही है, खुद का जो मर्जी कर रही है, जो मर्जी वो करेगी, पेरेंट्स का उसमें कोई से ही नहीं होने वाला। तो वो चीज से उन लोग बहुत डरते हैं, जिसकी वजह से उन लोग बोलते हैं नहीं भाई शादी तो करना ही पड़ेगा तेरे को, ताकि दे कैन हैव अ सेंस ऑफ कंट्रोल ओवर देयर चिल्ड्रन, स्पेशली फॉर वुमेन। ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ वो है इकोनॉमिक सिक्योरिटी। सदियों से चलते आ रहा है कि दोनों पार्टी यानी कि हस्बैंड वाइफ दोनों, मैरिज वॉज सीन एज अ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी फॉर बोथ ऑफ देम। कैसे? औरत लोग डॉरी पहले लेके आते थे और हस्बैंड लोग उसको प्रोवाइड करते थे जिंदगी भर के लिए। औरत भी लेके आते थे बहुत कुछ, जिसको भी आज के तारीख में डॉरी तो भी ये हो गया है, क्या बोलते हैं उसको, बैंड हो गया है। लेकिन वो प्रथा तो अभी भी चालू है। एक लड़की खाली हाथ तो नहीं आएगा, गिफ्ट्स लेके आएगा, एज दे कॉल इट गिफ्ट्स। तो उससे क्या हो रहा है, इट्स अ इकोनॉमिक सेटिंग जिसमें बोथ द पार्टीज टेंड टू गेन। जैसा जो लड़के का साइड है उसको मिल रहा है गिफ्ट्स, डॉरी के नाम पे गिफ्ट्स मिल रहा है, फॉर्चूनर बोलो, गोल्ड बोलो, जो भी बोलो मिलता है आजकल सब जगह, सब शादी में होता है वो एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स। नाम सिर्फ गिफ्ट है लेकिन है तो एक्सचेंज, मतलब है तो वही है, तो जो तुम जो वर्ड है, जो बैंड वर्ड है वही है वो। एट द सेम टाइम ये लड़का लोग का बेनिफिट हुआ, लड़की लोग का बेनिफिट है कि इसके पास जो भी प्रॉपर्टीज है, इसके पास फॉर एग्जाम्पल मैं, अगर मेरे से कोई अगर शादी कर रहा है, जस्ट एक सिनेरियो ले लो, तो उसको कितना कुछ मिल जाएगा, कितना कुछ। हम लोग का कितना प्रॉपर्टीज है मुंबई में, कितना बहुत कुछ है, मतलब आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज माय एंटायर नेटवर्क, बट बहुत कुछ है हम लोग के पास, बहुत कुछ। वो तो मतलब बैठे बैठे मतलब सब कितना कुछ मिल जा रहा है उसको, है कि नहीं। तो एक फाइनेंशियल एक्सचेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल एक लड़के को भी डाउरी के तौर पे गाड़ी वाड़ी, बीएमडब्ल्यू बहुत कॉमन है, बड़े बड़े मतलब उन लोग डिमांड करते हैं बीएमडब्ल्यू चाहिए मेरे को, ये चाहिए वो चाहिए, गिफ्ट के तौर पे। तो ऐसा कर करके उनको भी मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है। और इन लोग अगर रिच फैमिली से है जैसा मैं हूँ, तो उनको सब कुछ तो अल्टीमेटली उसको ही मिलेगा ना, बाद में बीवी के नाम पे हो जाएगा ना बाद में उसका। बीवी को मतलब अगर एक हायर मिडिल क्लास से फिल्दी रिच फैमिली में अगर शादी कर रहा है तो सब प्रॉपर्टी उसको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे से अगर कभी भी कोई अगर मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं कभी करने नहीं वाला हूँ शादी, लेकिन अगर एक हायर मिडिल क्लास लड़की ने शादी किया तो उसका डायरेक्टली वो बन जाएगी इलाइट सीधा एक सेकंड में, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरा जो प्रॉपर्टीज है वो उसका ही होने वाला है। तो अचानक से एक लीप मिल गया ना उसको। तो ये वाला जो एक सोशल इकोनॉमिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का जो एक सिस्टम है, ये बहुत बड़ा चीज है टू लेट इट गो, जिसकी वजह से फैमिली लोग और सोसाइटी लोग आपको बोलते हैं शादी करो, क्योंकि इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द पार्टीज। समझ रहे हो, लड़की भी उसको दे रहा है गिफ्ट, लड़की को भी इन लोग दे रहा है, मतलब लड़का वाला भी उसको उसका लेवल का, क्योंकि देखो लड़की लोग हाइपर गैमस होते हैं, उन लोग हमेशा अपने से बेटर ही देखते हैं। तो हालांकि लोग गिफ्ट लेके आके दे रहे हैं उनको,
तो उनको भी तो वो बेनिफिट मिल रहा है ना बेटर फैमिली में घुसने का, और बेटर फैमिली का पार्टनर जैसा उसका हस्बैंड का जो रहेगा, जैसे मैंने अपना एग्जांपल से बताया, वो तो उसके ही नाम पे रहेगा ना, आधा से ज्यादा प्रॉपर्टीज, मतलब जो भी होगा सब माँ के नाम। जैसे हम लोग का घर पे आप लोग ने क्या देखो, फादर ने जितना भी मेरा प्रॉपर्टीज लिया सब तो मेरा माँ के नाम पे ही था। अब भी मेरा माँ एक्सपायर हो गई है 1 साल पहले, तो अब भी हम लोग के नाम पे कर रहा है डैडी एक एक करके सब। अब कल ही साइन लिया मेरे से, मतलब एक एक करके भी सब मेरा नाम, मेरा भाई, मेरा बहन, सब अभी से वो कर दे रहा है, सब डिवाइड कर दे रहा है अभी, सो दैट बाद में कुछ लफड़ा ना हो। तो अभी से मुझे भी मिल जा रहा है। तो वो अगर वो मेरे को मिल गया तो वैसे ही वो जाहिर सी बात है, जैसा डैडी ने पहले सब मम्मी के नाम पे किया था, वैसे ही उनका बीवी को मिलने वाला है ना, वो समझ रहे हो बात। तो अगर उसका बीवी को मिल रहा है तो सोचो ना, एक हायर मिडिल क्लास से सीधा एलाइट बन गई वो बैठे बैठे। तो इट्स अ मनी ट्रांजैक्शन बेसिकली, जिसके वजह से बोथ हैव गॉट टू विन। ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़की का जा रहा है या लड़का का जा रहा है, दोनों को ही बेनिफिट मिलता है, जिससे वो एक रीजन है जिससे हम लोग बोलते हैं नहीं शादी कर रहे बाबा, बहुत बेनिफिट है इसमें, मतलब मॉनेटरी बेनिफिट भी बहुत है जो खुल के कोई बोलते नहीं है। मैं बता रहा हूँ आप लोग को, एक मॉनेटरी बेनिफिट भी है इन विच बोथ द फैमिलीज टेंड टू गेन, इसलिए हम लोग बोलते हैं नहीं करो शादी। अभी मेरा नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट। आप लोग ने सवाल में पूछे थे ना कि पेरेंट्स, रिलेटिव्स एंड इवन गवर्नमेंट हम लोग क्यों बोलते हैं, अच्छा सवाल था। गवर्नमेंट भी इसमें शामिल है। क्यों, आप पूछोगे गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट होगा मैं शादी करूंगा तो। आप अगर शादी करोगे तो आप लोग जाहिर सी बात है 1-2 साल अपने मम्मी डैडी के साथ रहोगे, बीवी बोलने वाला है कि एक और घर लो, मुझे इधर नहीं रहना। कितना लोग आप लोग पहचानते हो जो लोग होम लोन लेके दूसरा फ्लैट में चले जाते हैं माँ बाप को छोड़ के। सब लोग ही कर रहे हैं आज के तारीख में, सब लोग, कोई बीवी को नहीं रहना है माँ बाप के साथ, पहले ही लिख देते हैं लोग। मैट्रिमोनी साइट का जो डिस्क्रिप्शन होता है, बायो में लिख देता है कि आई डोंट वांट टू स्टे विद पेरेंट्स, आई वांट टू स्टे सेपरेटली। आजकल सब लड़की लोग को एक डिमांड है। तो ठीक है, बहुत सारा हस्बैंड लोग बोलते हैं ठीक है मैं ले लूंगा होम लोन लेके, 25 साल का हम लोग होम लोन ले लेते हैं। तो होम लोन का जो इंटरेस्ट है वो क्या पूरा बैंक को थोड़ी मिल रहा है, गवर्नमेंट को कितना मिल रहा है उसमें से। एक घर जो भी खरीदते हो आप, उसका जो ये टैक्स वो टैक्स, दुनिया भर का टैक्स, साला 10-20 लाख रुपए तो साला टैक्स में चला जाता है। वो किसको मिल रहा है, वो तो गवर्नमेंट के कॉफर्स भर रहा है ना, समझ रहे हो। तो आप शादी कर रहे हो तो आप घर ले रहे हो, गवर्नमेंट को बेनिफिट। आप जो बच्चे पैदा करोगे, गवर्नमेंट को बेनिफिट। हॉस्पिटल में आप जाओगे, हॉस्पिटल का वो हॉस्पिटल वाला उसका टैक्स भरेगा। फिर बच्चे लोग को आप स्कूल में डालोगे, स्कूल से उसको टैक्स मिलेगा। मेरे एकेडमी में चला रहा हूँ, मेरे को टैक्स देना पड़ रहा है। बच्चे लोग मेरे से सीखने आ रहे हैं तो मुझे कितना टैक्स देना पड़ रहा है गवर्नमेंट को। तो आप लोग जो शादी कर रहे हो उससे गवर्नमेंट को फायदा ही फायदा है हर एक एस्पेक्ट में। ये तो मैं जस्ट 2-3 ऐसी जो जो प्राइम एग्जाम्पल्स है वो बता रहा हूँ, बट ऐसा छोटा छोटा आप देखने जाओगे, दुनिया भर का खर्चे आप करने वाले हो जिसका इनडायरेक्ट बेनिफिट गवर्नमेंट को मिलने वाला है। आप शादी करोगे, बीवी, अब बाइक, मेजोरिटी इंडियंस, मतलब मैं जो देखता हूँ मेजोरिटी लोग बाइक चलाते हैं पहला, जो बीवी लोग को बहुत पसंद रहता है डेटिंग पीरियड में। शादी का पहले का बात करो, बाद में पूरा पलटी हो जाता है। मैं आ रहा हूँ वो ट्विस्ट में, पहले उन लोग बाइक में जाते हैं, बहुत पीछे बीवी लोग, गर्लफ्रेंड रहते थे उन लोग, ऐसा पीछे बैठ के बहुत एंजॉय करते हैं, हस्बैंड लोग ब्रेक मारते हैं बहुत मजा आता है उनको। फिर जैसे शादी हो जाता है बोलता है नहीं मुझे भी और ये बाइक नहीं चाहिए, मुझे मुझे भी गाड़ी चाहिए। तो हस्बैंड लोग हाँ बेबी आई विल डेफिनेटली बाय अ कार फॉर यू, ईएमआई है ना, ईएमआई में लोग सब कुछ ले सकते हैं अभी दुनिया में। मैं पूरा खिलाफ हूँ ईएमआई का, मैंने एक वीडियो तक बनाया डेडिकेटेड, आप लोग देख सकते हो। थोड़ा पीछे स्क्रॉल करोगे तो ईएमआई वाला मिल जाएगा। लेकिन अब इंडियंस लोग तो ठहरे चीते लोग, ईएमआई में उनको इनविंसिबल फील होता है, उन लोग एक ट्रैप में फंस रहे हैं, उनको पता नहीं है। ठीक है, खैर वो दूसरा, वो वीडियो में मैंने समझाया हो। तो लोग ईएमआई लेके गाड़ी तो ले लेते हैं, फिर तभी वो गाड़ी का जो आधा से ज्यादा पैसा, तो आप ऐसा आप देखने जाओगे पूरा ब्रेकअप। मैंने एक बीच में एक गाड़ी का ब्रेकअप देखा था, साला अगर 15 लाख का गाड़ी है तो बनाने में उनको तो सिर्फ 7 लाख लग रहा है बाकी का तो पूरा टैक्सेस है। पता है क्या तुम लोग को, पता भी है ये बात, बाकी का पूरा टैक्सेस है। तो आप शादी कर रहे हो, गाड़ी ले रहे हो, बीवी तो बोलेगा ही गाड़ी लो। पैसा किसको मिल रहा है, गवर्नमेंट को मिल रहा है आधा से ज्यादा। साला पैसा तो गाड़ी बनाने का कॉस्ट में देख के ताज्जुब होगा, इतना ही है, 7.5 लाख रुपए, 8 लाख है, और बाकी का 15 लाख में जो बेच रहे हैं सब दुनिया भर का टैक्सेस, रोड टैक्स, ये सेस, वो सेस, दुनिया भर का टैक्स, रजिस्ट्रेशन टैक्स, ये सब क्या है, गवर्नमेंट को तो मिल रहा है। तो ऐसा कर करके क्या होता है, गवर्नमेंट का शादी से बहुत बेनिफिट है। गवर्नमेंट का किसके क्या क्या चीज से बेनिफिट है पता हो, ऐसे ही बता रहे ना नटशेल। शादी एक हुआ जो मैं आपको बताया, दारू, अरे बाप रे, अब पूरे इंडिया में जो सब जगह रेट्स वैरी होता है सेम सेम बॉटल का, क्यों, सब टैक्सेस का पैसा है, ऊपर और नीचे का जो है। दिल्ली में थोड़ा कम है, इंडियन टेरिटरीज में कम होता है, बाकी जगह में ज्यादा होता है। कलकत्ता में मैं क्योंकि पूरा इंडिया में मैं घुमा हूं ना, और पूरा इंडिया में बैठ के मैं दारू पिया हूँ। तब तक पिया, 3.5 साल पहले छोड़ दिया मैंने, उसके पहले तक तो पिया ना। तो हर जगह का रेट्स मेरे को पता है। केरला में, बाप रे बाप, केरला में साला हालत खराब। तो मतलब सब पूरे इंडिया में, व्हाट आई मीन टू से इज डिफरेंट बिकॉज ऑफ द टैक्सिंग, क्योंकि इसका जो बेस प्राइस बहुत कम होता है, बट उन लोग उसको टैक्सेस डाल के साला डबल जो मर्जी भाव कर देता है। कलकत्ता में हाई है, बहुत हाई है रेट्स, फिर दिल्ली में कम है।
फिर गोवा में तो फेक है, इसलिए उसको तो मैं नॉट एप्लीकेबल बोलता हूँ, पानी मिला के देता है चुत्ती लोग। तो सब जगह साला सिस्टम है। तो ये दारू में बहुत पैसा है, सिगरेट में बहुत पैसा है गवर्नमेंट को, तो वैसे ही शादी में भी बहुत पैसा है, गाड़ी में पैसा है जैसे मैंने बताया, तो ऐसी शादी में भी बहुत पैसा है गवर्नमेंट के लिए। इसके लिए उन लोग बोलता है शादी करो हाँ, या जहाँ इंस्पाइट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोडिंग लाइक क्रेजी, उनको देख रहा है साला गुटखा तंबाकू खाने से साला कैंसर हो रहा है, दारू पीने से साला कैंसर हो रहा है, लीवर खराब हो रहा है, फिर भी बोलते करो करो शादी करो, लीवर मतलब ये दारू पियो सिगरेट पियो सब करो, क्योंकि उसमें से उनको जो टैक्सेस मिल रहे हैं उनका कॉफर्स भरते जा रहा है भरते जा रहा है, इसलिए गवर्नमेंट लोग उसको इतना एनकरेज करते हैं। समझ रहे हो तुम लोग? तो ऐसा मत समझो कि शादी से उसको क्या फायदा है, बहुत बेनिफिट है, जिंदगी भर का बेनिफिट है उनको, एंड दे नो इट वेरी वेल। नेक्स्ट पॉइंट है रिलीजियस एंड कल्चरल इंडोक्ट्रिनेशन। उसका मीनिंग क्या है? हर एक रिलीजन ले लो, मुस्लिम निकाह बोलो, हिंदू विवाह बोलो, क्रिश्चियन मैरिज बोलो, हर एक में इसको एक सीक्रेट ड्यूटी का नाम दिया गया है, होली ड्यूटी, एज इन उनको मैरिज को ऐसा करके बताया गया है कि अगर तू शादी किया है तब भी तूने अपना रिलीजियस ड्यूटी, तेरा रिलीजियस ऑब्लिगेशन को पूरा किया है, नहीं तो यू आर नॉट बीइंग एंटायरली, यू आर नॉट रिमेनिंग एंटायरली ट्रू टू योर रिलीजन। तूने अगर शादी किया तो तू एक अंजाम दे रहा है एक रिलीजियस पर्पस को, मतलब तू अपना ड्यूटी फुलफिल कर रहा है इन शॉर्ट। तो ये जो लोग रिलीजियस फैमिलीज से होते हैं, जिन लोग साले काबिल नहीं भी होते हैं शादी के, आप बहुत सारा ऐसा लोगों को देखे होंगे जिन लोग साला बीवी बच्चे को तो छोड़ो खुद को भी पाल नहीं सकते, साला उनका औकात ही नहीं खुद को पालने का। कोई स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी या कम्युनिटी को नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट इट कैन बी फ्रॉम एनी रिलीजन। बट आप ले देखे हो ना कि उनका पास साला खुद को भी एक छोटा सा रूम में रहता है, एक ही जन साला हार्डली रह सकता है, फिर भी वो शादी करके 8-8 10-10 बच्चा पैदा कर रहा है। वो क्यों है? वो रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन की वजह से। तो यू विल सी दिस हैपनिंग थ्रू आउट इंडिया। हम लोग अभी इंडिया को ही टारगेट कर रहे हैं। थ्रू आउट इंडिया में आप देखोगे जिनके पास मीन्स नहीं है, खुद को भी पालने का मीन्स नहीं है, बीवी तो दूर का बात है साला, और बच्चा तो एकदम ही दूर का बात है, फिर भी उन लोग शादी करते हैं। वो एक उनका जो कम एज में करा देते हैं उनको, ताकि दे कैन फुलफिल देयर रिलीजियस ऑब्लिगेशंस। सो दिस इज इंडिया इज अ रिलीजियस कंट्री। इधर लोग अपना दिमाग यूज नहीं करते। जो मैं बताया ना स्टार्टिंग ऑफ माय वीडियो में, इंडियंस लोग का पहले से ही मुंडी नीचे करके सिर्फ फॉलो करो, वही सिखाया गया है। खुद का दिमाग कभी यूज मत करो। खुद का जैसा मैं क्या पहले दिन से अपना दिमाग यूज करके खुद का रास्ता बनाता हूँ, इसलिए आप लोग को भी रास्ता दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा खुला है, मेरा विजन इज ओपन। मैं ब्लाइंड हर्ड फॉलोअर नहीं हूँ। ब्लाइंड हर्ड फॉलोअर लोग से नफरत करता हूँ मैं, चाहे वो रिलीजियस में हो, एजुकेशन में हो, जिंदगी जीने में हो, प्रोफेशन में हो, हेल्थ में हो, मैं किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता हूँ। मेरा खुद का थियरीज में बनाता हूँ, रिसर्च करता हूँ और उसको फॉलो करता हूँ मैं। लेकिन मेजोरिटी इंडियंस तो वैसे नहीं है। उनको पहले से ही चाबी भरा गया है कि तेरे को हम लोग का धर्म, हम लोग के कॉम में रहना है, हम लोग का कम्युनिटी में रहना है, फिर तेरे को शादी करना ही पड़ेगा। तो उन लोग चाहे रेडी हो या ना हो, शादी भी कर लेते हैं, 8-8 10-10 बच्चा भी पैदा कर लेते हैं, और क्या होता है आप लोग को पता ही है। आज का लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है फियर ऑफ ओल्ड एज एंड इमोशनल सपोर्ट ड्यूरिंग ओल्ड एज। तो मेजॉरिटी पेरेंट्स लोग इंडिया का क्या सोचते हैं कि अगर तूने शादी नहीं किया तो ओल्ड एज में तेरा ख्याल कौन रखेगा, ओल्ड एज में लोनलीनेस से तेरे को कौन बचाएगा। और क्योंकि इंडियन सोसाइटी का एक प्रथा है कि उन लोग हमेशा ओल्ड एज में डिपेंडेंट रहते हैं अपने बच्चों पे फॉर देयर फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड्स, जो कि कंप्लीटली गलत है। यूएस में कभी भी आप लोग ने ऐसा कभी भी उनको देखे हो डिपेंड करते हुए? सब बुढ़े लोग अकेला रहते हैं, अकेला वॉक करते हैं, अकेला मार्केट जाते हैं, सब अकेला रहते हैं। बच्चे लोग 16 साल से उन लोग अलग रहते हैं। लंदन में कभी देखे हो कि बाप के साथ ही मतलब जिंदगी भर पड़ा है? नहीं ना। इंडिया में ये एक प्रथा चले आ रहा है कि बचपन में मैंने तेरा देखा तो बुढ़ापे में तू मेरा देख। इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। ये गिव एंड टेक होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे को अगर तुम प्यार दे रहे हो तो इट शुड बी सेल्फलेस लव, कि तू मेरा देख ना देख, मैं तेरे को प्यार करते रहूंगा, जो मैं मेरे बच्चों से करता हूँ। मैंने एक पॉडकास्ट में बोला था, बहुत वायरल हो गया था वो बात, कि मैं मेरा बच्चों से प्यार करता हूँ, मैं करूंगा ही। फ्यूचर में तू मेरे को देख ना देख, मैं उसका कोई एक्सपेक्टेशन लेके नहीं बैठा हूँ। मैं तेरे को देखने का रहेगा, मेरे साथ रहने का रहेगा, नहीं भी रहेगा, मैं थोड़ा भी ब्लेम नहीं करने वाला। तो मैं उनको एक फुल फ्रीडम देके उनको मैं बड़ा कर रहा हूँ। लेकिन वेराज इंडियन पेरेंट्स लोग ऐसा करके पहले से इनको ब्रेन में चाबी दे देते हैं, अभी मैं तेरा ख्याल रख रहा हूँ, फ्यूचर में तेरे को मेरा देखना पड़ेगा। तो इसके लिए ही वो थिंकिंग से उनके अंदर क्या आ जाता है कि अगर तू अकेला रहेगा तो तेरा देखभाल कौन करेगा, तू तो लोनली फील करेगा, तू तो अकेला हो जाएगा। हालांकि उन लोग ये थिंकिंग नहीं, उन लोग ये समझ नहीं पा रहे एक सिंपल लॉजिक कि आज के तारीख में 1-2 साल का भी पड़ाव तुम लोग ने पार कर लिया तो बहुत है, बुढ़ापे तक जाने का तो चांस ही नहीं है।
आज के तारीख का जो लड़की लोग का जो थिंकिंग हो गया है, उन लोग बुढ़ापे तक का साथ देने का चांस भूल ही जाओ कम्प्लीटली। और एक और थियरी मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। सपोज आपने शादी की है तो आप लोग कितना 4-5 साल का डिफरेंस ही करोगे। तो अगर लड़का अगर बुढ़ा हो रहा है तो लड़की बुढ़ी नहीं होगी क्या? एंड वाइस वर्सा, अगर लड़की को आप लोग अगर बोल रहे हो तेरा बुढ़ापे में, तो लड़की अगर बूढ़ी हो गई है तो क्या उसका हस्बैंड साला क्या जवान नहीं रहने वाला है क्या? तो तुम लोग क्या चूतियागिरी थिंकिंग की तरफ से लगा रहे हो? तुम लोग सोच रहे हो कि तुम लोग जब बूढ़े हो जाओगे तभी वो तुमको हेल्प करेगा बुढ़ापे में। अबे चूतिया, ये भी तो बूढ़ी हो रही है एट द सेम टाइम, तक उल्टा तुमको ही उसका ख्याल रखना पड़ेगा। उसका क्या, ये थियरी इन लोग समझते नहीं। उनको लगता है कि अगर बूढ़ा हो गया तो एक जन ख्याल रखने के लिए मिल जाएगा। अबे इट वर्क्स बोथ द वेज ना। वो भी तो बूढ़ा हो रहा है, उसको भी तो तुमको देखना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि सिर्फ तुमको ही केयर मिलने वाला है, बाद में ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें केयर का जरूरत है, उसको भी केयर का जरूरत है, तुम लोग दोनों को केयर करने के लिए कोई नहीं है। उल्टा ये तो और बड़ा लाइबिलिटी हो जाएगा। एटलीस्ट तुम खुद का तो केयर कर पाओगे। तुम खुद का साथ साथ उसका किधर से करोगे? ऐसा है, मैं पर्सनली पहचानता हूँ। इनफैक्ट मेरा खुद का स्टूडेंट है, मेरा खुद का एक स्टूडेंट है, सोल्जर है ऊपर से। वो बेचारा, उसका वाइफ कैंसर पेशेंट है और ये भी एलिंग है, इसको भी कुछ तो हुआ है, हार्ट डिजीज है। दोनों भी एलिंग है, देखने के लिए कोई नहीं। बच्चे लोग चला गया, क्योंकि बच्चे लोग भी कौन देखते हैं? कोई नहीं देखता है। मैं मेरा अलग थिंकिंग है, मैं मेरा फादर को देखूंगा, सोच के रखा हो। मुंबई में मेरा बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, मेरे को फादर ने पहले से बोला था जो चाहिए ले, जिधर भी जाके रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को, मैं अपना देख लूंगा। लेकिन मेरा मॉम एक्सपायर हो गया लास्ट ईयर। मेरे फादर को अकेला छोड़ दूं? नहीं भाई, मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। मैं मेरे फादर के साथ ही रहूंगा जब तक वो जिंदा है। मैं देखूंगा, भले उसके साथ जमता है नहीं जमता है, दैट्स इमैटेरियल। आई विल लुक आफ्टर हिम टिल हिज लास्ट ब्रेथ। उसको वो एक मैं सुकून दूंगा कि तेरा लड़का जो ब्लैक शीप था, जिसको तूने साला गाली दिया जिंदगी भर, वही तेरा ख्याल रखा। मैं वो, मतलब मेरा थिंकिंग अलग है। मैं बैड बॉय दुनिया के सामने हूँ, बट आई एम नॉट अ बैड बॉय इन रियलिटी। तो ये सब था मेरा पॉइंट्स। अच्छे से मैंने आप लोग को डिटेल में समझाया। आप लोग उसको एसिमिलेट करो, जो भी सवाल रहेगा पूछो। जय हिंद।